नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। और मैं नीतीश स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी CDP की क्लास में। तो अभी अभी हम लोग जस्ट एक टॉपिक खत्म करके आए हैं जिसका नाम था अभिप्रेरणा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। क्या बातें कर रहे थे हम लोग अभिप्रेरणा में? हमने अभिप्रेरणा के सिद्धांत लिए था, फिर हमने दंड पढ़ा, हमने पुरस्कार जाना कि क्या होता है दंड और क्या होता है पुरस्कार। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहली बात तो ये कि सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये आशा करता हूं कि अभिप्रेरणा पढ़कर आप सभी बहुत ही अच्छे से अभिप्रेरित हो गए होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति अभिप्रेरित हो गए होंगे, हाईली मोटिवेटेड आप सब होंगे अपने एम को लेके। और हम भी आशा करते हैं कि जल्द से जल्द वैकेंसीज आएँ और आप सब जल्द से जल्द मास्टर साहब बन जाएं और मास्टराइन साहब बन जाएं। ठीक, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सब मास्टर मास्टराइन बन जाओ। ठीक, तो मास्टर मास्टराइन बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा? मास्टर मास्टराइन बनना है तो पढ़ना क्या पड़ेगा आपको? CDP, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको मैक्सिमम गेन कराएगा। क्या करता है ये सब्जेक्ट? ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये आपका गेनिंग सब्जेक्ट होता है। आप इसमें मैक्सिमम गेन कर सकते हो, इवन फुल तक भी गेन किया जा सकता है अगर लापरवाही ना की जाए तो। ठीक, तो अभिप्रेरणा की बात खत्म करते हैं और शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है व्यक्तित्व। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? तो हम लोग बात करने वाले हैं आज व्यक्तित्व की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी बहुत ही कॉमन सा शब्द है। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व में निखार। इनका व्यक्तित्व कैसा है? इनकी पर्सनैलिटी नहीं अच्छी है। अच्छा, क्या समझते हैं आप सब लोग पर्सनैलिटी से? क्या समझते हैं आप सब लोग पर्सनैलिटी से? मेरा पहला क्वेश्चन आज का यही रहेगा कि आप सब लोग क्या समझते हैं पर्सनैलिटी से। देखिए, पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी की बात आते ही कुछ लोग तो सीधा यही अनुमान लगा लेते हैं कि एक व्यक्ति जो एक एवरेज बॉडी होगी, उसकी लंबी हाइट होगी और रंग गोरा होगा, वो उसकी पर्सनालिटी को वो लोग बहुत ही अच्छा मानते हैं। जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या होता कि जितने लंबे और गोरे लोग हैं ये सब के सब IAS हो जाते और सारे काले वाले जिनका रंग सांवला होता है, हाइट थोड़ी कम होती है, वो सब के सब लोग क्या होता कि ये सब के सब लोग रह जाते भीड़ से बाहर। IAS बनने का एक क्राइटेरिया हो जाता, क्योंकि IAS में पर्सनालिटी, IAS इंटरव्यूज में पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। तो फिर जितने भी छोटे हाइट वाले ये बेचारे तो बैठे होते एक किनारे। जबकि एक फैक्ट ये भी है कि आपके 75% जो IAS ऑफिसर्स होते हैं ये इनका रंग सांवला होता है। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा IAS कौन देता है? बिहार। और बिहार वालों का कलर कैसा होता है? हल्का सांवला कलर होता है उनका। तो यानी कि वो लोग गोरे नहीं होते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई ना? तो व्यक्तित्व क्या होता है इसको आज हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। एक कॉमन लैंग्वेज में कहें तो व्यक्तित्व क्या है इस बात को समझते हैं। तो व्यक्तित्व डिसाइड होता है, ये किसी की हाइट या वेट से नहीं। व्यक्तित्व डिसाइड होता है टोटल पर्सनैलिटी, यानी कि किसी व्यक्तित्व का हाव भाव, बातचीत करने का तरीका, उसकी आदतें, वो आप चलता कैसे है, उठता कैसे है, बैठता कैसे है, ये सारी की सारी चीजें। आप 10 लोगों के बीच में बैठा है, वो फोन चला रहा है, व्यक्तित्व नहीं अच्छा है। नाखून तोड़ रहा है, व्यक्तित्व नहीं अच्छा है। इधर उधर नजरें दिखा रहा है। कहीं 4 लोगों के बीच में बैठा हुआ है, सर नीचे कर लिया है, जम भाई आ रही है, व्यक्तित्व नहीं अच्छा। ये सारी चीजें आपकी जो है व्यक्तित्व डिफाइन करती हैं। चल रहा है रोड पे तो ईंटे को लात मारते हुए चल रहा है, व्यक्तित्व नहीं अच्छा है। तो ये सारी चीजें जब एक मिनिमम अमाउंट में आपके अंदर बैड हैबिट्स होंगी तभी आपके व्यक्तित्व को अच्छा माना जाएगा। आपका कलर और आपकी हाइट आपका व्यक्तित्व डिफाइन नहीं करते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर है लेकिन डिफाइन नहीं करते हैं। तो इस चीज को हमेशा हमेशा याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं, अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग व्यक्तित्व की। किसकी बात करते हैं? व्यक्तित्व की। क्या होता है व्यक्तित्व? पहले बात करते हैं हम इसके शाब्दिक अर्थ की। पर्सनैलिटी जो है ये इंग्लिश का वर्ड है। पर्सनैलिटी आपका कैसा वर्ड है?
इंग्लिश वर्ड है पर्सनैलिटी। जो पर्सनैलिटी है ये आपका इंग्लिश वर्ड है और ये कहां से आया है? तो ये आया है आपका पर्सोना। किस वर्ड से? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से। पर्सनैलिटी जो है ये इंग्लिश का वर्ड है और ये आया है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से। पर्सोना शब्द से आया है आपका पर्सनैलिटी शब्द। क्या अर्थ होता है पर्सोना शब्द का? तो पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मास्क। मास्क आप सबने लगाया है इस टाइम पे, तो मास्क, अच्छा ये वाला मास्क तो कोरोना वाला मास्क नहीं, एक और मास्क आता था जो बचपन में आप लोग सबने लगाया है, जिसको बोलते हैं हम लोग मुखौटा। क्या है? मुखौटा। मास्क या फिर मुखौटा। इसका शाब्दिक अर्थ की बात हो गई। देखिए, व्यक्तित्व इंग्लिश में पर्सनैलिटी, एक इंग्लिश वर्ड है पर्सनैलिटी, जो कि, और ये पर्सनैलिटी शब्द जो है ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से निकलकर आया है और पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मास्क या मुखौटा। मास्क या मुखौटा, ठीक, मास्क या मुखौटा। इतनी बातें क्लियर हुई? चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो सबसे पहले जो चीजें हमको पढ़नी है वो है व्यक्तित्व के प्रमुख विभाजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, व्यक्तित्व को कितने प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टाइप से बनते हैं। यहां से बहुत क्वेश्चंस बने हैं क्योंकि ये चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि क्या होता है व्यक्तित्व के, मतलब विभाजन कितने प्रकार के होते हैं। हेडिंग डालिएगा व्यक्तित्व के प्रमुख विभाजन। व्यक्तित्व दिख रहा है ना? व्यक्तित्व के प्रमुख विभाजन। देखिए, विभिन्न लोगों ने व्यक्तित्व का विभाजन किया है। सारे लोगों ने व्यक्तित्व का विभाजन किया है। तो अब हमें सबके अनुसार पढ़ना है, तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं, खूबसूरत सी टेबल बनाएंगे। कॉपी में 4 लाइन खींचेंगे, कॉपी के जो पेज है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जो पहला व्यक्तित्व का विभाजन है वो किया है भारतीय आयुर्वेद। भारतीय आयुर्वेद ने किया है पहला व्यक्तित्व का विभाजन। भारतीय आयुर्वेद, फिर दर्शन में आपके आते हैं कौन? कल्प मुनि। दर्शन किसके हिसाब से? कल्प मुनि के अनुसार दर्शन, कल्प मुनि। नेक्स्ट जो है आपका आता है तुलसीदास, बचते हैं आपके भारतीय आयुर्वेद हो गया, दर्शन हो गया जो कि कल्प मुनि के अनुसार है। तो अब आपका बचता है वेदों के हिसाब से व्यक्तित्व का विभाजन, और फिर बचता है तुलसीदास जी के अनुसार व्यक्तित्व का विभाजन। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले टाइप की अपने भारतीय आयुर्वेद की। भारतीय आयुर्वेद ने व्यक्तित्व को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है कफ प्रधान, दिख रहा है ना? दूसरा है पित्त प्रधान, कफ प्रधान, पित्त प्रधान, और जो तीसरा है आपका वो है आपका वात प्रधान। अब किसमें कैसे कैसे टाइप के लोग आते हैं इसको समझ लेते हैं। जो आपके कफ प्रधान है इसमें आते हैं आपके आलसी लोग। कौन आता है? आलसी लोग आते हैं। यहां पर कौन आता है? आपके जो पित्त प्रधान है इसमें आपके आते हैं क्रोधी व्यक्तित्व के लोग। क्रोधी लोग आते हैं इसमें, क्रोधी।
और जो आपका नेक्स्ट टाइप रहने वाला है, इसमें आते हैं आपके ऊर्जावान लोग, जिनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है, जिम वाले ऊर्जावान लोग। चलिए, तो ये रहा आपका। अभी हम लोग इसको और डिटेल में एक बार बात कर लेंगे, परेशान नहीं होना है। देखिए, भारतीय आयुर्वेद के हिसाब से इसको 3 पार्ट में किया है। पहला है कफ प्रधान, जिसमें आलसी व्यक्तित्व के लोग आते हैं। दूसरा है पित्त प्रधान, जिसमें क्रोधी व्यक्तित्व के लोग आते हैं। वात प्रधान एक डिवीजन है इनका, जिसमें ऊर्जावान लोग आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा डिवीजन रहने वाला है, जो कि दर्शन का है, कल्प मुनि के अनुसार इसके भी 3 पार्ट हैं। इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। उसको भी देख लेते हैं। पहला पार्ट जो इन्होंने किया है, वो किया है रजोगुण। पहला क्या है? रजोगुण। दूसरा आपका है सतोगुण। रजोगुण के बाद क्या आता है? सतोगुण। और जो नेक्स्ट है आपका, वो है तमोगुण। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ये रहा दर्शन कल्प मुनि के अनुसार 3 विभाजन व्यक्तित्व के। सत्ताधारी, पहला जो है आपका सत्ताधारी, जो आपका सतोगुण में आता है, वो आता है आपका आध्यात्मिक व्यक्ति का लोग। देखिए, संत से बना है सतो, तो आध्यात्मिक व्यक्ति आएगा इसमें, आध्यात्मिक। और जो तमोगुण है, तम मीन्स होता है हीट। तम मीन्स क्या होता है? हीट, ऊर्जा। तो यहां पर कौन आएगा? क्रोधित जो व्यक्ति होगा, जिसके अंदर तम होगा, वो आएगा आपका तमोगुण में। तो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा, नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, वो है वेदों के अनुसार। वेदों के बारे में लगभग आप सब जानते होंगे कि व्यक्तित्व के कौन कौन से विभाजन किए गए हैं। देखिए, वेद के अनुसार 4 डिवीजन हुए हैं। वेदों के अनुसार कितने डिवीजन है? वेदों के अनुसार कुल डिवीजन की संख्या है 4। पहला क्या है? पहला है आपका ब्राह्मण। दूसरा है वैश्य, दूसरा क्षत्रिय आपका आता है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, और फिर आपका आता है शूद्र। देखिए, वेदों ने 4 प्रकार के डिवीजन किए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन सभी के कामों के आधार पर इनका डिवीजन किया गया था। किस चीज के आधार पर इनका डिवीजन किया गया? इनका डिवीजन किया गया इनके काम के अनुसार। जो ब्राह्मण थे, इनको क्या कहा गया कि आप लोग को पूजा पाठ का काम करना है। ब्राह्मणों को कौन सा कार्य दिया गया? पूजा पाठ का काम दिया गया। ब्राह्मणों को क्या कहा गया? आप लोग पूजा करेंगे। क्षत्रियों को युद्ध का काम दिया गया कि आप युद्ध करके सबकी रक्षा करेंगे। वैश्य जो है, इनको व्यवसाय का काम दिया गया कि आप बिजनेस संभालेंगे। क्या करेंगे? शर्मा जी का बेटा व्यवसाय। शूद्र जो है, इनको निकम्मे या कामचोर की श्रेणी में रखा गया। निकम्मे या कामचोर कहा गया इनको। सारे जो छोटे काम थे, वो इन्हीं से करवाया जाता था वेदों के अनुसार। तो वेदों के अनुसार ये रहे आपके 4 डिवीजन। तुलसीदास जी को और थोड़ा इधर शिफ्ट कर लें, जगह है हमारे पास। तुलसीदास, ठीक। तो ये रहे आपके भारतीय आयुर्वेद के अनुसार। फिर हुआ आपका दर्शन यानी कि कल्प मुनि के अनुसार। वेद के अनुसार 4 डिवीजन। फिर आते हैं हम लोग तुलसीदास जी के अनुसार। तो तुलसीदास जी ने भी 3 इसके जो व्यक्तित्व का विभाजन है, इसको 3 भागों में किया है। कौन कौन सा? चलिए देख लेते हैं कौन कौन से विभाजन है इनके। पहला इनका जो विभाजन है तुलसीदास जी का, वो है गुलाब। दूसरा है वनश। तीसरा है रसाल।
तो गुलाब, वनश और रसाल, ये 3 प्रकार के विभाजन किए हैं तुलसीदास जी ने। कौन कौन से विभाजन तुलसीदास जी के? गुलाब, वनश और रसाल। गुलाब, वनश और रसाल। अच्छा, गुलाब की बात करते हैं हम लोग। गुलाब की बात करते हैं तो गुलाबों में इन्होंने किसको रखा है? गुलाबों में नहीं, गुलाब में। गुलाबों कोई नहीं कहेगा, गुलाब में इन्होंने रखा है फेकू लोगों को। कुछ लोग होते नहीं है बड़ी बड़ी बातें, ऐसे नहीं ऐसे मार गिराएंगे, आता जाता कुछ नहीं है। गुलाब में आते हैं फेकू। वनश में आपके आते हैं कार्य करने वाले, जो लोग सच्चाई से काम करते हैं, कार्य करने वाले। और जो रसाल होते हैं, ये दोनों का मिक्स, दोनों का मिक्स जो है, दोनों का मिक्सचर, दोनों का जो मिक्सचर है वो आपका कहां आता है? दोनों का जो मिक्सचर है, जो दोनों का मिक्सचर है, ये आपके कहां आएंगे? तो ये लोग आते हैं आपके, सेकेंड, जो दोनों का मिक्सचर है ये आपके आते हैं, ये मिक्सचर लिखा है दोनों का मिक्सचर, लाइट पड़ रही है इसलिए शायद दिख नहीं रहा है, दोनों का मिक्सचर। एक सेकेंड, अभी दिखने लगेगा, बस 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 बस, दिखा? दोनों का मिक्सचर। रसाल में कौन आता है? दोनों का मिक्सचर। चलिए, हो गया? देख लीजिएगा इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन है ये। देखिए, व्यक्तित्व के जितने भी लोगों ने जो भी डिवीजन्स किए थे यहां पे आपके सारे कवर हो गए हैं। देखिए, पहला है भारतीय आयुर्वेद, कफ प्रधान, आलसी लोगों, पित्त प्रधान, क्रोधी, वात प्रधान, ऊर्जावान। दर्शन कल्प मुनि के अनुसार रजोगुण, सत्ताधारी, सतोगुण आध्यात्मिक लोगों के लिए, और शब्द से निकालिए, रजोगुण राजा सत्ताधारी, शतोगुण आध्यात्मिक संत, तमोगुण क्रोधी। फिर वेदों के अनुसार हुआ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर तुलसीदास जी ने किया गुलाब, वनश और रसाल। गुलाब में उन्होंने कहा जो फेकू लोग होते हैं उनको गुलाब, वनश में रखा कार्य करने वाले लोगों को, रसाल दोनों का मिक्सचर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक करके सिद्धांतों की बात करते हैं। व्यक्तित्व के किन किन लोगों ने कौन कौन से सिद्धांत दिए। आई होप आप सबने लिख लिया होगा, इतना टाइम इनफ था। चलिए, बात करने वाले हैं हम लोग, सबसे पहले सिद्धांतों की बात करते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत जो हम लेंगे वो लेंगे हिप्पोक्रेट्स का। किसका सिद्धांत लेंगे? हम लोग लेने वाले हैं हिप्पोक्रेट्स का। हिप्पोक्रेट्स जी ने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है। उन्होंने किसके आधार पर? हिप्पोक्रेट्स जी ने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है। किसके आधार पर? स्वभाव। हिप्पोक्रेट्स, इंग्लिश में लिख लेते हैं, हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स जो है आपके, ये यूनान से थे, प्राचीन यूनानी विद्वान है। ये कहां से हैं? यूनान से। प्राचीन यूनानी विद्वान हिप्पोक्रेट्स को औषधि विज्ञान का जनक माना गया है। मेडिकल साइंस की बात हो रही है यहां पे। मेडिकल साइंस का जनक किसे कहते हैं? आप एक चीज यहां पे और भी सीख लीजिए, सीडीपी पढ़िए, साथ साथ हमसे मेडिकल लाइन भी पढ़िए, डॉक्टर हो जाइए आप लोग। बेसिक जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो यही होता है,
जब आप कभी भी एमबीबीएस वगैरह या फिर इनसे आप लोग नहीं करने जा रहे हैं फिलहाल, लेकिन जो लोग भी करेंगे उनसे सबसे पहले यही चीज पूछा जाता है कि मेडिकल साइंस का जनक कौन है, मेडिकल साइंस का फादर कौन है। चलिए पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, प्राचीन यूनानी, प्राचीन यूनानी विद्वान, प्राचीन यूनानी विद्वान हिप्पोक्रेट्स, प्राचीन यूनानी विद्वान हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स को औषधि विज्ञान, औषधि विज्ञान का जनक, औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है, औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। पहली पॉइंट, उन्होंने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया। किसके आधार पर? स्वभाव के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का विभाजन किया है। उन्होंने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया। उन्होंने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है। जो आपके हिप्पोक्रेट्स साहब थे, ये मानते थे कि जो हमारा स्वभाव है ये 4 प्रकार के द्रव्यों से बना है। 4 प्रकार के, हमारा जो व्यक्तित्व है ये 4 प्रकार के द्रव्यों से मिलकर बना है। हिप्पोक्रेट्स मानते थे कि मानव का व्यक्तित्व 4 प्रकार के द्रव्यों से बना है, 4 प्रकार के द्रव्यों से मिलकर बना है, 4 प्रकार के द्रव्यों से मिलकर बना है, जिसका एक निश्चित मात्रा में होना आवश्यक है। मतलब सबका थोड़ा थोड़ा होना जरूरी है, जिसका एक निश्चित मात्रा में होना, जिसका एक निश्चित मात्रा में होना आवश्यक है, जिसका एक निश्चित मात्रा में होना आवश्यक है। ठीक है। किसी भी द्रव का, एक और पॉइंट लिखिएगा, किसी भी द्रव का कम या ज्यादा, किसी भी द्रव का कम या ज्यादा होना व्यक्तित्व में विकृति पैदा कर सकता है। व्यक्तित्व में विकृति पैदा कर सकता है। किसी भी द्रव का कम या ज्यादा होना व्यक्तित्व में विकृति पैदा कर सकता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि वो
कौन कौन से द्रव्य होते हैं जिसको इन्होंने हिप्पोक्रेट साहब ने जो 4 प्रकार के द्रव्य बताए, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए एक एक पॉइंट लेते हैं हम लोग। अब सब जानते हैं कि हिप्पोक्रेट्स कहां से थे, तो यूनान से थे, प्राचीन यूनानी विद्वान है हिप्पोक्रेट्स। इनको एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कहीं पूछ ही लिया जाए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इनकी ये, कि इनको औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनको औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है, मतलब ये दवाइयों के, मेडिकल साइंस के जनक हैं। उन्होंने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया था, मतलब हमारा जैसा स्वभाव होगा उस हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी को इन्होंने डिफाइन किया था। हिप्पोक्रेट्स मानते थे कि मानव का व्यक्तित्व 4 प्रकार के द्रव्यों से बना है, मतलब इन्होंने 4 टाइप्स दिए हैं व्यक्तित्व के। इन्होंने बताया कि 4 द्रव्य हैं, उन्हीं की वजह से हमारा पर्सनैलिटी जो है वो डिफाइन होता है, जिसका, और इन सभी द्रव्यों का एक निश्चित मात्रा में होना आवश्यक है। किसी भी द्रव्य का कम या ज्यादा होना व्यक्तित्व में विकृति पैदा कर सकता है। भाई अगर आपके अंदर थोड़ा प्यार भी होना चाहिए, थोड़ा गुस्सा भी होना चाहिए, थोड़ा आलस भी होना चाहिए, थोड़ा खुश भी, आपको पॉजिटिव थिंकर भी होना चाहिए, तो थोड़ा नेगेटिव थिंकर भी होना चाहिए। क्वालिटी तो आपके अंदर सारी की सारी होनी चाहिए ना। अगर आपको एक अच्छा व्यक्तित्व पाना है तो आपके अंदर हर टाइप की, आप नेगेटिव भी सोच के देख लीजिए, आप पॉजिटिव भी सोच के देख लीजिए। मान लीजिए आपको कोई नया काम शुरू करना है, अगर आपने नेगेटिव सोच से आप नेगेटिव सोच वाले हो गए, आपके अंदर सिर्फ नेगेटिविटी है, तो आप कोई भी कार्य नहीं शुरू कर पाएंगे। और वहीं अगर आपके पास पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, आप कोई भी काम करेंगे आप उसमें भी लॉस रहेंगे। अगर आपके पास पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों है, तो आप कोई काम शुरू करने से पहले आप ये सोच लेंगे कि इस काम को करने में मेरा फायदा ज्यादा है या मेरा नुकसान ज्यादा है। दोनों को आप अच्छे से सोचेंगे, पॉजिटिव वे से भी सोचेंगे, नेगेटिव वे से भी सोचेंगे। अब आपको अच्छे से पता चल गया कि आपका फायदा कहां पे है, तो आप उन चीजों को ज्यादा अच्छे से अब समझ पाएंगे। आप ज्यादा अच्छे से आप उस चीज को समझकर अपने उस काम को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं कि कौन कौन से हैं वो 4 द्रव्य जिसके बारे में बात कर रहे हैं आपके हिप्पोक्रेट साहब। देखिए वो 4 द्रव्य हैं आपके श्लेष्मिक, विषादी, क्रोधी और आशावादी। एक लाइन ऐसे बनाइएगा, अब इसी टाइमलाइन पे हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, उन्होंने पहला बताया श्लेष्मिक। क्या बताया है? श्लेष्मिक। थोड़ा कठिन शब्द लग रहा होगा श्लेष्मिक इंग्लिश वालों के लिए भी, तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं PHLEGMATIC, फ्लेगमैटिक। क्या कहते हैं? फ्लेगमैटिक। फ्लेगमैटिक बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जो आपका दूसरा है यह है विषादी, तीसरा है क्रोधी। परेशान नहीं हो, सबकी इंग्लिश बताएंगे, सबकी। विषादी, क्रोधी, और लास्ट में आता है आपका आशावादी। कौन आता है? आशावादी। अब विषादी को कहते हैं मेलंकोलिक, मेलंकोलिक, मेलंकोलिक। इसको बोलते हैं कॉलरिक। आशावादी को बोलते हैं होपफुल। ठीक है, तो ये रहे आपके इंग्लिश में वर्ड्स। इंग्लिश वर्ड्स रहे आपके श्लेष्मिक, विषादी, क्रोधी, आशावादी। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जाननी है, जहां से आपके लिए क्वेश्चंस बनेंगे कि श्लेष्मिक जो व्यक्तित्व है इसमें किस प्रकार के लोग आते हैं, श्लेष्मिक में किस प्रकार के लोग आते हैं। तो श्लेष्मिक में आपके आते हैं आलसी व्यक्तित्व के लोग। सबको लगा था बहुत बड़ा शब्द है, कोई बहुत ही बढ़िया आदमी आएगा, लेकिन आदमी आया आलसी। इसमें आपका आता है जो विषादी लोग होते हैं, ये बहुत ही निराशावादी होती हैं, निराशावादी लोग आते हैं इसमें। निराशावादी
वादी। इसमें जो क्रोधी, कॉलरिक, इसको बोलते ही क्रोधी हैं, तो अब क्रोधी में कौन आएगा भाई? चिड़चिड़े लोग, क्रोधी लोग, यही तो आएंगे। तो क्रोधी में कौन आएगा? क्रोधी लोग, जिनके अंदर गुस्सा बहुत होगा। आशावादी लोगों में आपके कौन आएंगे? जिसकी पॉजिटिव सोच होगी, वही लोग आएंगे आपके आशावादी में, पॉजिटिव सोच वाले। तो यही है वो चार द्रव्य जिनके बारे में बात करते हैं हिप्पोक्रेट साहब। यही है वो चार द्रव्य जिनके बारे में बात करते हैं आपके हिप्पोक्रेट साहब। कि एक व्यक्ति होता है, एक पहला द्रव्य है सेश्मिक, दूसरा विषादी, तीसरा क्रोधी, चौथा आशावादी। जो श्लेष्मिक होता है उसमें आपके आलसी लोग आते हैं, विषादी में निराशावादी, क्रोधी में क्रोधी व्यक्तित्व या चिड़चिड़े लोग, आशावादी में आपके आते हैं पॉजिटिव सोच वाले लोग। कौन आता है? पॉजिटिव सोच वाले लोग। तो ये रहा आपका हिप्पोक्रेट्स का सिद्धांत। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, एक और सिद्धांत लेते हैं, अभी टाइम है आपके पास। बात कर लेते हैं हम लोग स्प्रेंजर के सिद्धांत की। किसके सिद्धांत की बात करते हैं? बात कर लेते हैं हम लोग स्प्रेंजर के सिद्धांत की। स्प्रेंजर स्प्रेंजर, ठीक है। अब जो आपके स्प्रेंजर साहब हैं, देखिए हिप्पोक्रेट्स ने किसके आधार पर बांटा था? स्वभाव के आधार पर बांटा था। अब स्प्रेंजर साहब ने किसके आधार पर बांटा? तो स्प्रेंजर साहब ने बांटा है किसके आधार पर? स्प्रेंजर साहब ने बांटा है इसको मूल्य के आधार पर। आपके अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनके आधार पर इन्होंने उसको बांटा है, व्यक्तित्व को। स्प्रेंजर ने, सॉरी इसको चलिए लिख लेते हैं कि किसके आधार पर इनका वर्गीकरण है। स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व, स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व को मूल्यों के आधार पर वर्गीकृत किया है या बांटा है। मोहल्ले में नहीं बांटा है, यहीं बांटा है भैया। और ना तो बाटा चप्पल है ना जूता है, तो ये सब भी ना कोई कहिएगा कि सर बाटा है तो पहन लीजिए, कोई नहीं कहेगा ना बाटा है तो पहन लीजिए। अब मूल्यों के आधार पर बटा हुआ है, तो इसलिए इस सिद्धांत को या इस वर्गीकरण को समाजशास्त्रीय वर्गीकरण या समाजशास्त्रीय विभाजन भी कहते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? समाज शास्त्रीय विभाजन भी कहते हैं। भैया भी। इस सिद्धांत को समाज शास्त्रीय विभाजन भी कहते हैं। उन्होंने 6 प्रकार के मूल्य बताए हैं। कितने मूल्य बताए हैं? कुल 6 प्रकार के मूल्य बताए हैं स्प्रेंजर साहब ने। टोटल कितनी वैल्यूज दी हैं इन्होंने? 6 वैल्यूज। चलिए जहां तक दिखेगा देखते रहिएगा। 1 2, अब इसके आगे लिख लेंगे तब बनाएंगे। राजनैतिक, थोड़ा छोटा छोटा लिखने दिख रहा है? दिख रहा है ना? राजनैतिक। फिर आता है धार्मिक, धार्मिक 2 हो गया, अब 2 और बना लिया जाए। टोटल 6 बनाने हैं हम लोगों को। देखते हैं कहां तक दिखता है। 3 4 5 और 6, हमारे ख्याल से तो सब दिख जाएगा। राजनैतिक, धार्मिक, फिर आता है आपका कलात्मक या सौंदर्यात्मक। क्या आता है? कलात्मक ऑब्लिक सौंदर्यात्मक। कलात्मक ऑब्लिक सौंदर्यात्मक, ठीक है।
कलात्मक ऑब्लिक सौंदर्यात्मक, फिर आता है आपका सामाजिक, सामाजिक के बाद आता है आपका आर्थिक, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक के बाद जो आपका लास्ट बचता है वो है आपका सैद्धांतिक वैल्यू, सैद्धांतिक। तो ये रहे आपके स्प्रेंजर साहब के 6 वैल्यूज, स्प्रेंजर साहब के ये रहे आपके 6 वैल्यूज। स्प्रेंजर साहब ने व्यक्तित्व को मूल्यों के आधार पर बांटा है। किसके आधार पर बांटा है? व्यक्तित्व को मूल्यों के आधार पर बांटा है। ठीक है, इस सिद्धांत को समाजशास्त्रीय विभाजन भी कहते हैं। इस स्लाइड को हाईलाइट कर लीजिएगा, किसको क्या कहते हैं? तो इसको समाजशास्त्रीय विभाजन भी कहते हैं। टोटल 6 वैल्यूज होती हैं, धार्मिक, राजनीतिक, धार्मिक, कलात्मक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और सैद्धांतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैद्धांतिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये कंप्लीट हो गया आपका स्प्रेंजर साहब का सिद्धांत। टोटल 6 वैल्यूज हैं इसमें, आपको सारी की सारी मैंने बता दी। चलिए तो फिर आज हम लोगों ने समझा कि क्या होता है व्यक्तित्व, फिर उसके बारे में हमने व्यक्तित्व को समझने के बाद हमने बात कर ली है कुछ सिद्धांतों की, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हिप्पोक्रेट्स साहब का सिद्धांत, उनके 4 द्रवों के बारे में जान लिया आपने, और साथ ही साथ आपने जान लिया है स्प्रेंजर के सिद्धांत के बारे में। क्या जान लिया है आपने जान लिया है स्प्रेंजर के सिद्धांत के बारे में। तो आज की क्लास को हम लोग फिलहाल यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कुछ और सिद्धांतों के साथ, अधिगम के कुछ और सिद्धांतों के साथ, और बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मस्त रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।